नमस्कार दोस्तों, 28 मई 2023 को भारत को एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग मिलने वाली है। 64,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस भवन को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ओल्ड पार्लियामेंट के सामने डेवलप किया जा रहा है, जिसमें आपको न्यू टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग का जबरदस्त संगम देखने को मिलता है। इस नए संसद भवन की कॉस्ट 1200 करोड़ के लगभग एस्टिमेट की जा रही है, जिसको डेवलप किया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। लेकिन दोस्तों, जब से इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है, तब से लेकर अब तक विपक्ष की पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं, खास तौर पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर। और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जब पुराने संसद भवन से काम चल सकता है तो नए पार्लियामेंट की क्या जरूरत है, ये सिर्फ जनता के पैसों की बर्बादी है। लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कहते हैं कि यह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनेगा। लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक उसके खिलाफ 10 से अधिक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा चुकी हैं और इस पर रोक लगाने के लिए 2020 में ही मांग की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और आखिर हमें नए संसद भवन के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ जनता के पैसों की बर्बादी है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया गया 1911 में एडविन लुटियंस और हर्बर एकर के द्वारा। इस सेंट्रल विस्टा में इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच में जो 3 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, बीकानेर हाउस, उदयपुर हाउस जैसी बिल्डिंग शामिल है। इस पूरे एरिया को रीडेवलप करने के लिए 2019 में सरकार के द्वारा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इस रीडेवलप प्रोजेक्ट के तहत न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, सेक्रेटरिएट हाउस, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए न्यू रेजिडेंस बनाए जाएंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए के लगभग एस्टिमेट की जा रही है, जिसमें से ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के लगभग न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी और इसे बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट्स को दिया गया। दोस्तों, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग 4 मंजिला इमारत है, जिसके टॉप पर अशोक स्तंभ बना हुआ है और ये पूरी बिल्डिंग ट्रायंगल शेप में है, जिसके अंदर 2 बड़े बड़े हॉल होंगे, राज्यसभा, लोकसभा। इस पार्लियामेंट की थीम भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करेगी और इसके डिजाइन में नेशनल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल बर्ड पीकॉक की थीम पर लोकसभा चैम्बर बनेगा, जिसकी टोटल सीटिंग कैपेसिटी 888 के लगभग होगी, जिसको ज्वाइंट सेशंस के दौरान बढ़ा करके 1272 तक किया जा सकता है। वहीं नेशनल फ्लावर लोटस की थीम पर राज्यसभा का चैम्बर बनेगा, जिसकी टोटल सीटिंग कैपेसिटी 345 के लगभग होगी और सेंट्रल लॉन्ज की थीम होगी बनियान ट्री। इसके अलावा एक संविधान हॉल होगा, जिसमें भारतीय संविधान के इवोल्यूशन को दिखाया जाएगा। एक लाइब्रेरी होगी, एमपीज के लिए एक लॉन्ज होगा, डाइनिंग एरियाज होंगे, पार्किंग स्पेस होगा, मल्टीपल रूम्स फॉर कमेटीज होगी और न्यू पार्लियामेंट में ऑडियो वीडियो हाई क्वालिटी डिवाइसेस लगाए जाएंगे। सभी मेंबर्स की सीट पर बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस लगाए जाएंगे, जिससे कि वोटिंग करने में बहुत आसानी हो सके और पूरी संसद को पेपरलेस रखने के लिए डिजिटल इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, ये तो बात हुई न्यू पार्लियामेंट की फीचर्स के बारे में, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें न्यू पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बारे में मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं हमारी वर्तमान संसद के बारे में। दोस्तों, 1911 में किंग जॉर्ज प्रथम ने अनाउंस किया कि हम भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद में ही संसद भवन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ और इस संसद भवन को बनाया गया एडविन लुटियंस और हर्बर एकर के द्वारा। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत हुई सन 1921 में और फाइनली 1927 में जाकर के इसको प्रयोग में लाया जाने लगा और पुराने संसद भवन को आज बने 90 से अधिक वर्ष हो गए। दोस्तों, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग सर्कुलर शेप में है और इसके डिजाइन को लेकर के कहा जाता है कि ये डिजाइन 64 योगिनी मंदिर के डिजाइन से इंस्पायर हैं। इसमें बहुत सारे चेंबर्स बने हुए हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और एक लाइब्रेरी है और इस पार्लियामेंट के मिडिल हॉल बनाया गया। लेकिन इस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें नए संसद भवन की जरूरत महसूस हुई? दोस्तों, नए संसद भवन के निर्माण में पहला तर्क दिया जाता है इसकी सीटिंग कैपेसिटी को लेकर के, क्योंकि वर्तमान संसद के लोकसभा चैम्बर में 550 मेंबर तक बैठ सकते हैं, जबकि राज्यसभा में ये सीटिंग कैपेसिटी 250 है और वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स के हिसाब से
पार्लियामेंट में ये जगह इनफ है, क्योंकि लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, जबकि राज्यसभा में लोगों की संख्या यानी मेंबर्स की संख्या 245 है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय यह प्रावधान किया गया था कि एलोकेशन ऑफ द सीट्स को प्रत्येक 10 साल में परिवर्तित किया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या के नए आंकड़े 10 साल के बाद में आते हैं। और इसके करने के पीछे तर्क यही था कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो केरला का हो, चाहे राजस्थान को हो, चाहे मध्य प्रदेश को हो, वो सेम पीपल को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन दोस्तों 1970 में फैमिली प्लानिंग को लेकर मुहिम काफी बड़े लेवल पर चल रही थी और इसमें साउथ इंडियन स्टेट्स को काफी सफलता मिली। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट नॉर्दर्न स्टेट में जनसंख्या बढ़ रही थी और जनसंख्या अधिक होने की वजह से उनको पार्लियामेंट में सीट्स अधिक मिली और उनका पॉलिटिकल पावर बढ़ गया। जबकि मैं बात करूं जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अहम योगदान दिया था, जहां पर जनसंख्या घट गई, तो जनसंख्या घटने की वजह से वहां पर सीट्स भी कम हो गई और सीट्स के कम होने की वजह से उन राज्यों का पॉलिटिकल पावर कम हो गया। इसका मतलब जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण जैसे कार्य में अहम योगदान दिया था, जिनका योगदान पूरे देश में सर्वाधिक था, साउथ इंडियन स्टेट्स, उन लोगों को इतना अच्छा कार्य करने के बावजूद भी उनके पॉलिटिकल पावर कम हो गई, पार्लियामेंट में उनकी सीट्स घट गई। और इसी को लेकर के साउथ इंडियन स्टेट्स काफी नाराज था उस समय और साउथ इंडियन स्टेट्स के कुछ राज्यों के द्वारा इसका काफी विरोध किया गया। और इसी को देखते हुए सन 2002 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स को फिक्स कर दिया गया, यानी अब हम 2002 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जब 2002 का समय आया तो 2002 में हमारी संसद के द्वारा 84वां संविधान संशोधन किया गया और इस 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके यह प्रावधान कर दिया गया कि इस सीमा को 2026 तक बढ़ाया जाता है। यानी अब लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन 2026 तक नहीं किया जाएगा। और दोस्तों 2021 की जनगणना के आंकड़े अभी आने बाकी है। हालांकि ये जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन उस समय कोविड-19 होने की वजह से ये 2022 या 23 में चल रही है और इसके जल्द ही आंकड़े आने वाले हैं। और अगर इसमें पॉपुलेशंस को आधार बनाया गया तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक, जो कि आने वाला ही है, उसमें लोकसभा की सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है। और यदि लोकसभा सीटों को पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ाया गया तो ये सीट्स 543 से बढ़कर के 848 तक जा सकती है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जब लोकसभा की सीटें 848 के लगभग जा सकती हैं, लेकिन अभी हमारी वर्तमान पार्लियामेंट के लोकसभा चैम्बर में सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 550 है। तो यदि हमारे संसद के द्वारा इन सीट्स को बढ़ाया जाता है तो वर्तमान पार्लियामेंट में जगह ही नहीं बचेगी सांसदों के लिए बैठने की। इसलिए अगर आपने नए संसद भवन को देखा होगा तो नए संसद भवन के सिर्फ लोकसभा चैम्बर में सीटिंग कैपेसिटी 888 रखी गई है, जिसको ज्वाइंट सेशंस में बढ़ा करके 1272 तक किया जा सकता है। दोस्तों संसद के निर्माण में पहला तर्क तो हुआ सीटिंग कैपेसिटी को लेकर के, लेकिन दूसरा तर्क दिया जाता है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि आज़ादी से लेकर अब तक हमारी जो वर्तमान संसद है उसमें काफ़ी परिवर्तन किया जा चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर 1956 में इसकी इमारत के बाहरी गोलाकार हिस्से में 2 मंजिलें खड़ी की गई, जिसकी वजह है सेंट्रल हॉल का गुंबद छिप गया और वहां पर जो जाली झरोखे थे वो भी उसके भीतर ढक गए, जिसकी वजह से वर्तमान संसद में नेचुरल लाइट कम हो गई। नए संसद भवन के निर्माण को लेकर तीसरा तर्क दिया जाता है कि ओल्ड पार्लियामेंट को बने 100 साल के लगभग होने वाले हैं, लेकिन हमारे पास में इसका कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है कि यह बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ है या नहीं है। और आपको पता होगा कि दिल्ली जो पहले भूकंप जोन 2 में आता था वो अपग्रेड होकर के जोन 4 में कन्वर्ट हो गया और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में वो जोन 5 में भी कन्वर्ट हो जाए। इसलिए दिल्ली जैसे राज्य में जहां पर भूकंप का खतरा काफ़ी ज़्यादा बना हुआ रहता है, उस जगह पर ओल्ड पार्लियामेंट जिसका सर्टिफिकेशन हमारे पास में है ही नहीं कि वह अर्थक्वेक प्रूफ है या नहीं है, इसको रखना एक बहुत बड़ा रिस्क है। और इसलिए सरकार कह रही है कि जो नई पार्लियामेंट बनाई गई है ये एक अर्थक्वेक बिल्डिंग है और इसमें काफी शानदार टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई नए संसद भवन के निर्माण के पक्ष में क्या तर्क हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके जो विरोध कर रहे हैं उनके क्या तर्क हैं। दोस्तों उनका कहना है कि हमें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जो ओल्ड बिल्डिंग है उसको अपग्रेड किया जा सकता है, उसमें कुछ भी संशोधन किया जा सकता है और जो टेक्नोलॉजी के लेवल पर उसमें प्रॉब्लम है उस टेक्नोलॉजी को
रिप्लेस किया जा सकता है। और इनका कहना है कि कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 2061 तक भारत की पॉपुलेशन स्टेबल होने वाली है और उसके बाद में हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन के फेज में आएगी, यानी नीचे आएगी। और जब हमारी पॉपुलेशन से गिरेगी तो उसके बाद में हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की संख्या भी कम करनी पड़ेगी। तो सिर्फ 2061 या फिर आने वाले 40 या 50 सालों के लिए इतने बड़े लेवल पर खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। वर्तमान जो संसद भवन है उसी को ही अपग्रेड करके उसी की टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके काम चल सकता है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के विरोध में दूसरा तर्क दिया जाता है कि दुनिया भर के देशों की पार्लियामेंट जिनका निर्माण भारत की पार्लियामेंट से पहले हुआ था वो आज के दिन तक प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। और इसको लेकर तीसरा तर्क ये दिया जाता है कि दिल्ली एक सेंसिटिव जोन है और दिल्ली के बीचों बीच इतनी बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्ट करना इन्वायरमेंटली सेफ नहीं है। दोस्तों, इसके विरोध में चौथा जो तर्क कुछ लोग देते हैं वो ये देते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसका टेंडर उन लोगों को दिया गया जो कि सरकार या नरेंद्र मोदी जी के बहुत खास लोग हैं। और पांचवा तर्क ये दिया जाता है कि सरकार इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक इसका रीडेवलप करने वाली है। इसकी वजह से वहां पर पब्लिक स्पेस खत्म होगा क्योंकि नए सेक्रेटरीट हाउस बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए रेजिडेंस जो बनाया जाएगा उनकी साइजेस बढ़ेगी और जो एरिया पब्लिक के लिए खुला हुआ है वो एमपीज के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि सरकार सेंट्रल विस्टा के अंदर पब्लिक स्पेस खत्म करने वाली है। तो दोस्तों, जो नए संसद भवन के निर्माण के पक्ष में कुछ लोग हैं उनके तर्क क्या है और जो नए संसद भवन के निर्माण के विरोध में है उनके क्या तर्क हैं, मैंने दोनों ही तर्कों के बारे में आपको बता दिया। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें कि जो भारत सरकार नए संसद भवन का निर्माण कर रही है वो सही है या नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।